वेलकम माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ मनीष कुमार यादव। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि जो शौक होता है उसकी स्टडीज़ क्या है। हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि शौक क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन वगैरह क्या होते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि स्टेजेज ऑफ शौक, यानी कि शौक की क्या होती हैं, कितनी स्टेज होती हैं, और उसके बाद में इसका मैनेजमेंट करेंगे, कैसे किस प्रकार से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, कैसे इसमें। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आपको वीडियो बता दूँ कि इस वीडियो को लास्ट एंड तक देखना और गाइड सपोर्ट करना। चलते हैं। इससे पहले मैं आपको इसके अंदर बता देता हूँ कि इस वीडियो के अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टेजेज ऑफ शौक, यानी कि शौक की स्टेज। मैं आपको बता दूँ कि जो स्टेज होती हैं शौक की वो क्या होती हैं, 4, यानी कि 4 स्टेजेस के अंदर डिवाइडेड किया गया है इसे क्या किया, 4 स्टेज। 4 स्टेज के अंदर क्या गया है, इसे डिवाइडेड किया गया। वो कौन कौन सी स्टेजेस है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले स्टेज होता है इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेजेस होती है जो, यानी कि फर्स्ट स्टेज का नाम क्या होता है, इनिशियल स्टेज है। सेकंड स्टेज का नाम है नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज, ओके गाइज। और थर्ड स्टेज का नाम है प्रोग्रेसिव स्टेज, और फोर्थ स्टेज का नाम है डिकम्पनसेटेड स्टेज। इसके अंदर क्या था, सर्वप्रथम क्या था, इनिशियल स्टेज के अंदर जैसे ही शौक क्या होता है, स्टार्टिंग, यानी कि शौक अपने क्या करता है, अपना जो इफेक्ट होता है या अपनी स्टार्टिंग क्या होता है, शुरू करता है सेल्स वगैरह के अंदर, यानी ब्लड सप्लाई धीरे धीरे रिकआउट वगैरह होने लग जाती है। नॉन प्रोग्रेसिव के अंदर क्या होता है कि जो शौक होता है अपनी बॉडी की सप्लाई को क्या होता है, इरेगुलर करने लग जाता है। और ये क्या होता है, नॉन प्रोग्रेसिव। ये सेकंड स्टेज तक क्या होता है, शौक क्या होता है, प्रोग्रेसिव नहीं होता है। उसके बाद आता है थर्ड स्टेज। तो थर्ड स्टेज के अंदर क्या होता है, जो शौक होता है अपना वो प्रोग्रेसिव हो जाता है, अर्थात ये क्या होता है, बढ़ने लग जाता है, अगर दूसरे ऑर्गन वगैरह को इफेक्ट करने लग जाता है। और फोर्थ स्टेज के अंदर आता है डिकम्पनसेटेड स्टेज। ओके गाइज, तो हम चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, और एक हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था कि शौक क्या होता है। तो शौक में क्या होता है, जो ब्लड सप्लाई होती है हमारी, जो कार्डियक की मेनली जो कार्डियक है हमारा, कार्डियक की क्या होती है, ब्लड सप्लाई क्या होती है, इरेगुलर हो जाती है। उसके कारण क्या होता है, हमें शौक आता है। तो हम चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टेजेस ऑफ शौक। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेजेज ऑफ द शौक, यानी कि शौक के कितनी स्टेजेज होते हैं, जो मैंने पहले आपको बता दिया कि 4th स्टेज होती है। चलिए हम इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। द स्टेजेस ऑफ द शौक आर एक्सप्लेन एज फॉलोइंग, यानी कि जो शौक की जो स्टेज होती है वो किस प्रकार एक्सप्लेन की जाती है। तो इसके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं इनिशियल स्टेज। हमने पहले बताया इनिशियल स्टेज। तो इनिशियल स्टेजेस के अंदर क्या होता है कि कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या होती है, कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। जो इनिशियल स्टेजेस जो है जो शौक की, उसके अंदर क्या होते हैं, मेनली कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देता है कि शौक है या नहीं है। दूसरी चीज़ देख लेते हैं एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। दूसरी स्टेज है एनारोबिक मेटाबॉलिज्म बिगिन इन द टिश्यू ड्यू टू द लैक ऑफ द O2 एंड लैक्टिक एसिड डिपोजिशन स्टार्ट्स। पहली चीज़ तो क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं। दूसरी चीज़ क्या होता है, जो एनारोबिक जो मेटाबॉलिज्म होते हैं वो किसके अंदर, जो टिश्यू होते हैं ना उनके अंदर क्या होता है, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। यानी कि एनारोबिक मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है टिश्यू। और यह जो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म है वो किसके कारण स्टार्ट होता है, लेक ऑफ द O2 एंड लैक्टिक एसिड, यानी कि O2 की कमी एंड लैक्टिक एसिड, यानी लैक्टिक एसिड और O2 की कमी के कारण क्या होता है, जो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म है वो स्टार्टेड हो जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं हम सेकंड स्टेज के अंदर देख लेते हैं कंपनसेटरी स्टेज या नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज। यानी कि नॉन प्रोग्रेसिव जो स्टेज था उसका सेकंड नाम क्या था, कंपनसेटरी स्टेज। तो कंपनसेटरी स्टेज के अंदर क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेज थी उसके अंदर तो क्या था, जो शौक के सिम्टम्स थे वे अपीयर्स नहीं हो रहे थे, या जो शौक अपने सिम्टम्स नो सिम्टम्स दिखा रहा था। लेकिन जैसे ही सेकंड स्टेज के अंदर आता है शौक, तो सेकंड स्टेज के अंदर क्या होता है, फीचर्स ऑफ द शौक अपीयर्स, यानी कि जो शौक के जो फीचर्स होते हैं वो अपीयर्स यानी दिखने लग जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो बॉडी ट्राई टू रीस्टोर ब्लड सप्लाई बाय फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, यानी जो हमारी बॉडी होती है, यानी कि शौक के अंदर क्या होता है, जो ब्लड सप्लाई होता है वो इरेगुलर होने लग जाता है। तो सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है, जैसे जो शौक है वो अपने फीचर्स अपीयर्स करने लग जाता है, तो वैसे हमारी जो इरेगुलर हो रही थी जो ब्लड सप्लाई, उसको क्या करता है, हमारी बॉडी के उसको ट्राई यानी कि रीस्टोर करने की क्या करती है, कोशिश करती है। और ये जो ब्लड सप्लाई रीस्टोर, हमारी बॉडी जो ब्लड सप्लाई रीस्टोर करती है वो किसके कारण होती है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है। तो उन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा क्या करता है, रीस्टोर करने, यानी कि जो ब्लड सप्लाई होती है उसको रीस्टोर करता है। तो हम थर्ड स्टेज के अंदर क्या होता है, प्रोग्रेसिव स्टेज।
ओके गाइज, थर्ड स्टेज होती है प्रोग्रेसिव स्टेज। प्रोग्रेसिव स्टेज के अंदर क्या होता है, कंडीशन बिकम मोर सीरियस ड्यू टू द कंडीशनल रिड्यूस ब्लड सप्लाई, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, जो थर्ड स्टेजेस होती है हमारी, यानी कि प्रोग्रेसिव स्टेज होती है, इसके अंदर क्या होता है, कंडीशन बहुत ही सीरियस हो जाती है, यानी कि जो शॉक का पेशेंट होता है उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है। और वह कंडीशन सीरियस किसके कारण होती है, कंटिन्यूस रिड्यूस ब्लड सप्लाई, यानी कि क्या होती है, जो ब्लड की जो सप्लाई होती है, यानी कि बॉडी के अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है और कंटिन्यूस, यानी कि कंटिन्यूसली क्या होता है, इरेगुलर होने लग जाती है या रिड्यूस यानी कि कम होने लग जाती है। इस वजह से क्या होता है, सीरियस कंडीशन होती है। और अब फोर्थ कंडीशन आती है इरिवर्सिबल कंडीशन। इरिवर्सिबल कंडीशन या रिफैक्ट्री कंडीशन। तो इसके अंदर क्या करता है, फोर्थ स्टेज के अंदर क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट एंड रेस्पिरेटरी अरेस्ट में अक्कर एट दिस स्टेज, यानी कि इस स्टेज के अंदर क्या होता है, जैसे ही शॉक फोर्थ स्टेज के अंदर पहुंचेगा तो उसके अंदर क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, यानी कि कार्डियक अरेस्ट और रेस्पिरेटरी अरेस्ट क्या होते हैं, अक्कर हो जाते हैं। वो किसके कारण होते हैं, ब्लड सप्लाई की रिड्यूस होने के कारण क्या होते हैं, कार्डियक अरेस्ट और रेस्पिरेटरी अरेस्ट अक्कर हो जाते हैं एट दिस स्टेज। और ये किसके कारण हो जाते हैं, रिडक्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई, यानी कि जो कार्डियक ऑर्गन होते हैं और कार्डियक ऑर्गन के अंदर क्या होता है, ब्लड सप्लाई रिड्यूस होने के कारण क्या होता है, ये प्रोसेस आती है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इन प्रोसेस के अंदर क्या क्या करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं नॉन प्रोग्रेसिव प्रोसेस। नॉन प्रोग्रेसिव प्रोसेस के अंदर क्या होता है वो तो मैंने आपको पहले समझाया था, बाकी और देख लेते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज द इनिशियल कंपनसेटरी रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि इस प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं, इनिशियल या कंपनसेटरी रिवर्सिबल प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। और इस प्रोसेस के अंदर क्या क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अटेम्प्ट मेड ए मेंटेन एडुकेट सेरिब्रल एंड कोरोनरी ब्लड सप्लाई, यानी यह क्या करती है, जो सेरिब्रल और कोरोनरी, यानी कि जो सेरिब्रल और कोरोनरी जो ब्लड सप्लाई होती है उनको क्या करती है, वो क्या करती है, अटेम्प्ट होती है, यानी कि मेंटेन होते हैं किसके द्वारा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ब्लड, यानी कि जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ब्लड होता रहता है बॉडी के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, जो सेरिब्रल और जो कोरोनरी जो ब्लड सप्लाई होती है वो मेंटेन एडिक्वेटली मेंटेन होती हैं, सो वाइटल ऑर्गन्स वगैरह। उसके बाद देख लेते हैं, फर्स्ट टॉपिक हो गया था कि इसके अंदर जो सेरिब्रल जो कोरोनरी जो हमारी ब्लड सप्लाई होती है वो मेड मेंटेन होती है किसके द्वारा, हमारे रीडिस्ट्रीब्यूशन ब्लड के द्वारा। उसके बाद हम देख लेते हैं गाइज अगला टॉपिक है इसका, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड ये द न्यूरो हार्मोनल मैकेनिज्म एक्टिवेट, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, जो नॉन प्रोग्रेसिव प्रोसेस होती है इसके अंदर न्यूरो हार्मोन मैकेनिज्म एक्टिवेट, यानी कि जो न्यूरो हार्मोनल जो मैकेनिज्म होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। इट काज वाइड स्प्रेड वैसोकॉन्स्ट्रिक्शंस, यानी कि किसके कारण, जो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शंस एंड द फ्लूइड कंजर्वेशन बाय किडनी, यानी कि किडनी के द्वारा क्या होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन और फ्लूइड का क्या होता है, कंजर्वेशन होता है। तो इसके कारण क्या होता है, जो हमारी जो नॉन हार्मोनल मैकेनिज्म होते हैं वो स्टार्टेज होते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं सेकंड प्रोसेस के अंदर। तो सेकंड प्रोसेस के अंदर क्या होता है, इफ़ द काज ऑफ द शॉक इज़ नॉट ट्रीटेड और करेक्ट, अगर क्या होते हैं इसके अंदर, यानी कि सेकंड स्टेज प्रोग्रेसिव स्टेज के अंदर क्या होता है, अगर शॉक के जो कारण होते हैं, जो शॉक किस कारण से हुआ है वो ट्रीट नहीं होते हैं या करेक्ट नहीं होते हैं, तो क्या होता है, शॉक कंडीशन कंटिन्यूस, तो शॉक की जो कंडीशंस होती है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। इसके अंदर ये बताया गया अगर जो शॉक किस कारण से हुआ है, अगर वो कारण ट्रीट नहीं होता है या उसका परफेक्ट पता नहीं चलता है तो उसके कारण शॉक क्या होता है, कंटिन्यूसली कंडीशन चलती रहती है और इट लीड टू पल्मोनरी हाइपोपरफ्यूजन। और जैसे ही अगर शॉक की कंडीशन कंटिन्यूसली चलती रहेगी तो ये किसको क्या करेगी, पल्मोनरी हाइपोपरफ्यूजन, यानी कि पल्मोनरी हाइपोपरफ्यूजन को अकर कर देगी। इट कैन बी एक्सप्लेन, यानी कि जो प्रोग्रेसिव प्रोसेस हो उसको हम किस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं, तो ये टेबल के द्वारा इसको बताया गया। तो हम देख लेते हैं इस टेबल के अंदर क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं परसिस्टेंट शॉक, यानी कि जैसे ही बॉडी के अंदर शॉक डिजी हुई या ब्लड सप्लाई धीरे धीरे रिड्यूस होने लगी, उसके बाद क्या होता है, टिश्यू एनोक्सिया, यानी कि टिश्यू के अंदर क्या होगा, जैसे ही शॉक क्रिएट हुआ तो टिश्यू एनोक्सिया मतलब टिश्यू के अंदर क्या होता है, O2 की कमी होने लगी। और जैसे ही O2 की कमी होने लगी तो O2 की कमी की वजह से क्या होगा, एनारोबिक ग्लाइकोसिस, यानी कि O2 की कमी हो गई। O2 की कमी की वजह से क्या होगा, एनारोबिक ग्लाइकोसिस स्टार्ट हो गया। और जैसे ही एनारोबिक ग्लाइकोसिस स्टार्ट हो गया तो जो लैक्टिक एसिड वगैरह है इनकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अगर लैक्टिक एसिड वगैरह की कमी हो जाती है तो हमारे क्या होगा,
जो पीएच होती है बॉडी की, वो पीएच क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होने लग जाएगी ब्लड पीएच। और जैसे ही ब्लड की पीएच कम होने लग जाएगी धीरे धीरे, तो क्या होगा, इनफेक्टिव वैसोमोटर रेस्पॉन्स, तो क्या हमारी बॉडी क्या देगी, इनफेक्टिव वैसोमोटर रेस्पॉन्स क्रिएट करेगी, और इसकी वजह से क्या होगा, वैसो डायलेशन हो जाएगा। और जैसे ही वैसो डायलेशन होगा तो ब्लड सप्लाई क्या होती है, धीरे धीरे रिड्यूस होने लग जाएगी। उसके बाद हम थर्ड स्टेज की तरफ चलते हैं, जिसका नाम होता है डिकम्पनसेंट स्टेज या इरिवर्सिबल स्टेज, यानी कि डिकम्पनसेटेबल स्टेज या इरिवर्सिबल शॉक। इसके अंदर क्या बताया गया है, इन दिस स्टेज वाइड स्प्रेड सेल इंजरी अकर ड्यू टू फॉलोइंग काज, यानी कि जो डिकम्पनसेटरी स्टेज होती है, इस स्टेज के अंदर क्या होता है, जो सेल की यानी कि जो बॉडी की जो सेल होती है उनके अंदर क्या होती है, इंजरी होने लग जाती है। और ये इंजरी किस किस कारण से होती है वो इसके अंदर ये एक्सप्लेन, यानी इन कारणों की वजह से क्या होता है, बॉडी के अंदर सेल इंजरी होती है। तो वही कौन कौन से कारण होते हैं बता देते हैं। प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन बीपी ड्यू टू डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, यानी जो बीपी होती है, यानी कि बीपी का मतलब जो ब्लड प्रेशर होता है, वो ब्लड प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होने लग जाता है धीरे धीरे। और जैसे ही ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉडी का जो कार्डियक आउटपुट है वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है उसके अंदर, फर्स्ट टॉपिक हो गया, सेकंड टॉपिक है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम यानी कि ARDS, यानी कि जो ARDS जो डिजीज है, यानी कि इस डिजीज़ के कारण या फिर इस डिजीज़ के सिम्टम्स वगैरह के कारण भी हमें शॉक लग सकता है या फिर ब्लड सप्लाई धीरे धीरे रिड्यूस हो सकती है। उसके बाद थर्ड टॉपिक है हमारा मेटाबॉलिक एसिडोसिस, यानी कि जो मेटाबॉलिक एसिड, अगर बॉडी के अंदर अगर कार्डियक आउटपुट की कमी की वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है तो भी हमें क्या होगा, डिकम्पोजिशन शॉक लग सकता है, अर्थात शॉक लग सकता है। उसके बाद आता है इस्चेमिक सेल डेथ ऑफ द ब्रेन, यानी इस्चेमिक सेल्स के अंदर क्या होता है, जो सेल्स होता है हमारी सेल होती है उनके अंदर O2 की कमी वगैरह हो जाती है। ब्रेन की जो हमारी जो ब्रेन की सेल्स होती हैं वो इस्चेमिक सेल क्या होती है, डेथ हो जाती है। हार्ट एंड किडनी, यानी कि जो हमारी ब्रेन, हार्ट और किडनी की जो सेल्स होती हैं अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उसके कारण भी क्या होता है, हमें शॉक लग सकता है। उसके बाद हम देख लेते हैं और भी कुछ कारण हैं जिनकी वजह से क्या होता है, हमें शॉक लगता है। इट इज टर्म इरिवर्सिबल स्टेज, यानी कि इट इज टर्म इरिवर्सिबल स्टेज, यानी कि किसके ऐसी कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं जिसके कारण हमें शॉक लगता है। तो वो स्टेजेस ये हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए गाइस, सबसे पहले था मायोकार्डियल इस्चेमिक, यानी कि सबसे पहले स्टेज आते हैं मायोकार्डियल इस्चेमिक, यानी कि मायोकार्डियल इस्चेमिक होता है जो मायोकार्डियल की जो सेल होती हैं, अर्थात मायोकार्डियल क्या होता है, जो हमारी जो कार्डियक है, हमारे कार्डियक होता है उसकी जो उसके अंदर क्या होता है, O2 की कमी या इस्चेमिक वगैरह, यानी O2 की कमी हो जाती है, उसके कारण क्या होता है, हमें शॉक लग सकता है। दूसरी बात आती है सेरेब्रल इस्चेमिक, यानी कि सेरेब्रल्स के अंदर अगर इस्चेमिक हो जाए तो भी हमें शॉक आ सकता है। हाइपर कोगुलेबिलिटी ऑफ द ब्लड, यानी कि ब्लड के अंदर अगर हाइपर कोगुलेबिलिटी, यानी कि जो हमारा ब्लड होता है अगर कोगुलेशन यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में कोगुलेट हो रहा है तो उसकी वजह से भी हमें क्या लगता है, शॉक आ सकता है। ओके गाइज, उसके बाद देख लेते हैं एनोक्सिक डैमेज टू वेसल एंडोथीलियम, यानी एनोक्सिक डैमेज टू वेसल एंडोथीलियम, यानी कि जो हमारी जो एंडोथीलियम्स लेयर होती है हमारे कार्डियक आउटपुट के अंदर, जो एंडोथीलियम्स होते हैं उनके यानी कि एनोरिक्स की वजह से या उनकी डैमेज होने की वजह से भी हमें शॉक लग सकता है। उसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स, यानी कि क्लिनिकल फीचर्स ऑफ शॉक, यानी शॉक के जैसे ही शॉक होगा तो उसके अंदर कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स आएंगे, अर्थात क्लिनिकल फीचर्स यानी कि सिम्टम्स, यानी कि हमारे कौन कौन से सिम्टम्स हमारी बॉडी के अंदर दिखाई देंगे। तो चलते हैं हम देखते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक काज एंड टाइप ऑफ द शॉक, यानी कि जो हमारे क्लिनिकल फीचर होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, स्पेसिफिक काज एंड फीचर्स, यानी कि टाइप ऑफ द शॉक एंड स्पेसिफिक जो काज होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं रिड्यूस ऑफ ब्लड प्रेशर, यानी कि सबसे पहला, यानी कि शॉक का जो सबसे पहला क्लिनिकल फीचर्स होता है वो क्या होता है, ब्लड सप्लाई का रिड्यूस करना। ये तो दूसरा चीज़ क्या होता है, रैपिडली वीक पल्स, यानी जो हमारी पल्स होती है वो क्या होती है, रैपिडली क्या होती है, रैपिडली यानी तुरंत क्या होती है, वीक होने लग जाती है, धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाती है। रैपिड रेस्पिरेशन, यानी कि जो हमारी सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो क्या होगी, धीरे धीरे रैपिड हो जाएगी या टैकीमिया यानी कि बढ़ जाएगी। उसके बाद क्या होगी, साइनोसिस,
साइनोसिस का मतलब क्या होता है, जो हमारा जो स्किन का कलर है वो ब्लूइश कलर हो जाएगा, अगर अर्थात हमारी जो बॉडी की स्किन है वो ऑटो की कमी की वजह से धीरे धीरे, यानी कि रेस्पिरेटरी की कमी की वजह से धीरे धीरे क्या ब्लूइश होने लग जाती है। उसके बाद आता है पेल एंड कूल स्किन, यानी कि जो हमारी जो स्किन है वो पेल यानी पीली एंड ठंडी हो जाएगी, यानी कि जैसे ही सोक लगेगा तो पेल एंड पीली हो जाएगी। उसके बाद कहते हैं नोजिया वॉमिटिंग, यानी कि नोजिया और वॉमिटिंग्स होंगी। उसके बाद क्या होगा, रिड्यूस द यूरिनरी आउटपुट, यानी कि जो हमारी जो यूरिनरी आउटपुट रहता है, हमारी यूरिनरी आउटपुट है वो रिड्यूस हो जाएगा, अर्थात हमें ओलिगोयूरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद कहते हैं एंजाइटी ऑफ द एजिटेशन, यानी जो हमारी जो बॉडी है उसके अंदर क्या होता है, एंजाइटी क्रिएट हो जाएगी, अर्थात एंजाइटी होने लग जाएगी पेशेंट्स को। एलर्जिक साइन एंड सिम्टम, यानी कि एलर्जिक साइन यानी एलर्जी के साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देंगे। उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद होगा अनकॉन्शियसनेस, यानी कि पेशेंट के अंदर अगर सीरियस कंडीशन हो जाती है उसके अंदर अनकॉन्शियस भी हो सकता है, अर्थात अनकॉन्शियस सिम्टम्स भी आ सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं कन्फ्यूजन, यानी कि पेशेंट क्या होता है कन्फ्यूज भी हो सकता है। उसके बाद देख लेते हैं आई फिक्स्ड, यानी कि हमारी जो आईज़ हैं उनके अंदर भी क्या होता है इफेक्ट देता है। सीजर्स, यानी उसके क्या करते हैं सीजर्स आ सकते हैं, अगर अर्थात चक्कर वगैरह आ सकते हैं, मिर्गी वगैरह आ सकती हैं। एक्सेसिव स्वीटिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या आएगा स्वीटिंग आएगी उसके बॉडी की वजह से। और चेस्ट पेन, यानी कि मेन क्या होता है चेस्ट पेन होगा। ओके गाइस, उसके बाद देख लेते हैं डायग्नोसिस, यानी कि इसका डायग्नोसिस हम किस प्रकार कर सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा डायग्नोसिस, हमारे जो शौक है उस शौक को हम कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं उसके अंदर हमें बताया गया है। देखते हैं, द शौक कंडीशन इज डायग्नोसिस ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्स एंड टेस्ट, यानी कि जो शौक होता है जो उसका जो डायग्नोसिस हो हम किस आधार पर कर देते हैं, बेसिक ऑफ द फॉलोइंग, यानी कुछ एग्जाम्स के आधार पर एंड कुछ टेस्ट के आधार पर, यानी कुछ एग्जाम और कुछ टेस्ट के आधार पर हम क्या करते हैं शौक को डायग्नोस करते हैं। सबसे पहला जो हमारा जो टेस्ट वगैरह है, जो एग्जाम वगैरह है वो क्या है, लो ब्लड प्रेशर, यानी कि जो हमारा जो ब्लड का प्रेशर होता है उसको हम सबसे पहले चेक करते हैं। अगर लो ब्लड प्रेशर होता है तो हमें क्या करता है ऑटोमेटिक पता लग जाता है। उसके बाद होता है वीकली पल्स, अगर हमारी पल्स वीक होती है तो भी क्या होते हैं शौक के चांस हो सकते हैं। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, यानी कि अगर पेशेंट्स के अंदर हाइपोटेंशन होती है तो भी हमें चांस बन सकते हैं शौक के। उसके बाद कहते हैं स्पेसिफिक बेस्ट टू डायग्नोस कार्डियोजेनिक शौक, यानी कि कार्डियोजेनिक शौक के कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, वो कौन कौन से हैं, कार्डियक कैथराइजेशंस, यानी अगर पेशेंट्स के अंदर कार्डियक कैथराइजेशंस दिखाई देता है तो भी क्या होते हैं शौक के चांस होते हैं। चेस्ट एक्सरे करने से ईसीजी से भी पता लग सकता है कि इसे शौक है या नहीं है। कोरोनरी एंजियोग्राफी, यानी कि कोरोनरी एंजियोग्राफी का मतलब क्या होता है, जो हमारे जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं तो कोरोनरी आर्टरीज के अंदर क्या होता है, कोरोनरी आर्टरीज के अंदर क्या होता है ब्लड सप्लाई वगैरह या उसके कोरोनरी आर्टरीज को डायग्नोस करने पर पता लग जाता है। एंजियोग्राफी या उसकी लेबोरेटरी टेस्ट, यानी कि लेबोरेटरी टेस्ट कराने से भी हमें पता लग सकता है शौक है या नहीं है। लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर क्या क्या होते हैं, एक तो जो कार्डियक एंजाइम होता है उसका टेस्ट होता है, एक ABG, यानी कि कार्डियक एंजाइम और ABG, इन दोनों के टेस्ट की वजह से क्या होता है हमें पता लग सकता है कि शौक है या नहीं। देखते हैं वीडियो, चलिए दोस्तों इसका जो मैनेजमेंट है उसका जो नर्सिंग मैनेजमेंट वगैरह है वो हम अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।